नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश। एक शायरी से शुरुआत करूंगी कि बेटियों की आके प्रदेश में बेटियां कहां सुरक्षित है। वो गुजरती रही इम्तिहानों से, वो गुजरती रही इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले मेहमानों से, वो जलती रही जमानों से, वो आज फिर से डर के आ गई दुकानों से। वाकई प्रदेश की हालत आज यही है। हाल ही का वाक्य हमने भोपाल में देखा, किस तरीके से उन मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों को टारगेट किया और टारगेट कर करके जो कुकर्म किया, उससे पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये जिम्मेदारी किसकी है, ये सोचने का समय है। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस तरीके के कुकृत्य जब होते हैं तो कई बयान भी सामने आते हैं, पर वो बाप पूछता है कि आखिर मेरी बेटी कब सुरक्षित होगी। न कॉलेज में, न घर में, न सड़क पे, न मोहल्ले में, न गली में, न अस्पतालों में, कहीं भी आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कि आखिर बेटियां कब सुरक्षित होगी? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ कांग्रेस से प्रतिभा विक्टर जी मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज हेड पंकज दीक्षित मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजराज सिंह परिहार पूर्व डीएसपी है, अभी अंकुर रिहब सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उषा खरे मैडम मेरे साथ मौजूद है, शिक्षाविद है, पूर्व प्राचार्य रही है, सोशल एक्टिविटीज है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सवाल की शुरुआत करूंगी उषा खरे मैम से। मैम, ये सवाल की शुरुआत आपसे इसलिए चूंकि आप पूर्व प्राचार्य रही है और हमने देखा कि भोपाल के एक कॉलेज में किस तरीके से हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। कैसे रुकेगा ये? क्योंकि कुछ लड़के आते हैं, उनको कहते हैं धर्म परिवर्तन करिए, वीडियो बनाए जाते हैं, अश्लील हरकतें की जाती है और जब लड़कियां थाने पहुंचती है तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। आखिर ये हिंदू लड़कियों पर टारगेट क्यों? इसको आप कैसे देखती हैं उषा मैम? जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे भारतवर्ष के लिए। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज ऐसा लगता है जैसे हम किसी के गुलाम हो। पता नहीं क्यों, कहाँ एक और 21वीं सदी में पूरा विश्व विकास कर रहा है और दूसरी तरफ आज हमारी बेटियां जो खुले स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र खुले आसमान में कार्य करना चाह रही हैं, उनको इस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से उनको प्रलोभन देकर उनको अपने ग्रिप में लेकर जिस तरीके से फंसाया जा रहा है और एक विशेष वर्ग के द्वारा विशेष वर्ग की छात्राओं के लिए ऐसा काम जो किया जा रहा है, ये बेहद घृणित है, निंदनीय है। जितनी भी इसकी भर्त्सना की जाए, जितना भी इसकी बुराई की जाए, वो कम है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस तरह से जैसे आपने मेघा जी के आज बिठाया हम लोगों को, तो आपकी चैनल के माध्यम से आज बहुत ही अधिक सचेत होने की आवश्यकता है उन सारे माता पिता के लिए, उन सारे सगे संबंधियों के लिए जिनकी युवा बेटियां हैं जो घर से बाहर निकलती हैं पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए या काम के लिए, जो घर से बाहर जा रही हैं। बेहद संवेदनशीलता से उन पर निगरानी रखना, उनके क्रियाकलापों में रुचि लेना और उनको समय समय पर समझाना, इस तरीके से एक जन जागरूकता का अभियान छेड़ना और सभी को मिलकर भरसक प्रयास करना और जो भी इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं या जो भी इस तरह के घृणित कार्यों में दुस्साहसी कदम उठाकर बच्चे काम कर रहे हैं, उन कारणों का पता लगाया जाए। तो उन कारणों में सबसे प्रमुख कारण है आज का एक सोशल मीडिया और दूसरा, मैडम आप देख रही होंगी कि ये नशा, जो बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, जो गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, जिनका हार्मोनल सिक्रेशन बिगड़ रहा है, मेंटल स्टेटस जिनका बिगड़ रहा है, ये सब इस तरीके के कामों में लिप्त होते जा रहे हैं और जिसका शिकार बन रही है हमारी बेटियां। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि सभी पुलिस विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ और सरकार, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी तरह इस पर अब कमर कस ले कि जहां भी हमें इस तरह के अपराधों में लिप्त या इस तरह की घटनाओं में लिप्त जो भी युवा मिलते हैं, हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उनको समाज के सामने लेकर आएंगे। और सारे समाज सेवी संगठनों से मेरा निवेदन है कि सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ जो मुहिम कल छेड़ी है, मैं भी एक जगह थी इसमें शामिल हुई थी,
और जो मुहिम इसके खिलाफ हम लोगों ने चली है, इसको यथावत जारी रखे। जन जागरूकता के कार्यक्रम निरंतर यहाँ से किए जाए और सभी मीडिया चैनल इसको प्रमुखता से अपने चैनल पर प्रसारित करें, ताकि एक माहौल बने। और जब तक हम इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा के प्रावधान नहीं रखेंगे, तब तक ना इनकी नशे की आदतें छूटेंगी, ना इस तरीके से इनकी किसी वर्ग विशेष की लड़कियों को परेशान करने की आदतें खत्म होंगी। और उन कारणों तक भी हमें जानना पड़ेगा कि ये इनसे करवा कौन रहा है, ठीक है, ये संचालित कहाँ से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है उषा मैम, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, हमारे साथ और भी मेहमान मौजूद है। ब्रजराज सिंह परिहार पूर्व डीएसपी भी रहे हैं और हाल ही में अंकुर रिहैब सेंटर में मैनेजिंग डायरेक्टर है। सर, वाकई नशा एक बड़ी लत है, क्योंकि जो ये कॉलेज में भोपाल में हमने देखा, इन लड़कों ने पहले लड़कियों को नशा कराया, उसके बाद उनके वीडियो बनाए, और वो वीडियो तक सीमित नहीं रहे सर, उन वीडियो को उन्होंने उन पोर्न साइट पर डाला और बेचा गया। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक था। और आप तो ऐसे कई केसेस देखते होंगे, रिहैब सेंटर में आप डायरेक्टर हैं, क्या कहेंगे सर आज? मैडम, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोई भी अपराध, अपन बात कर रहे हैं रेप की, लव जिहाद की, यहां तक सीमित नहीं है। कोई भी अपराध जब व्यक्ति नशे में होता है तो उसको एक हिम्मत आ जाती है। किसी भी नशे से आदमी के ब्रेन में, किसी भी व्यक्ति जो नशा करेगा उसके ब्रेन में जो रिएक्शन होता है, अटैक होता है, उससे जो केमिकल इम्बैलेंस होता है, तो उसका अटैक होने से ब्रेन में ये ताकत आती है, ये क्षमता पैदा होती है कि जिस अपराध को वो सोचकर भी नहीं कर पा रहा था, उस अपराध को करने की उसमें क्षमता पैदा होती है। हम लोगों ने अपने पुलिस सर्विसेज में कई बार देखा कि जैसे चैन स्नेचर्स हैं या कोई भी अपराध करने में जो व्यक्ति नशा करता है, उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को जागृत करके उसकी आपराधिक क्षमता बढ़ जाती है। अब अपन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो लड़कियों के साथ अपराध हुआ, तो मेरा ये कहना है कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सर्वाधिक जरूरत है सामाजिक चेतना जागृत होना। पुलिस, कानून, इन सब के लिए अपन ने कानून में सब एक दायरा सीमित किया है। कानून के माध्यम से सबको काम करने के लिए एक दायरे में काम करने की उनको छूट दी है। अब बात आती है कि हम उस छूट जो दिया है उस कानूनी दायरे में, इसमें हम सक्सेस हो पा रहे हैं कि नहीं। फिर हमारा जो समाज है, हमारा जो ताना बाना है समाज का, जब तक उसमें ये चेतना नहीं आएगी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, हम कहते हैं वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर किसी बच्ची से या किसी महिला से इस तरह से अपनी जात छिपाकर, फिर उसको पहले नशे में लाकर, फिर उसको अपनी वास्तविक परिचय छिपाकर और उससे इस तरह से संबंध स्थापित करता है, तो कानून में इन स्टेज में अभी हमने इतनी बड़ी कोई धारा नहीं बनाई है कि उसमें बड़ी से बड़ी सजा उसको दी जा सके। अब बात ये आती है कि अगर रेप हुआ है तो उसके लिए सफिशिएंट सजा का प्रावधान है। अब अगर आप इस तरह से विचार करके बैठे रहेंगे तो मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह से 50% तो आपके सामने कोई शिकायत ही नहीं हो रही होगी, और शिकायत तब होती जब उसकी इंतहा हो जाती है। आप उस परिवार के बारे में कल्पना करिए कि जिसने अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भोपाल, इंदौर या कहीं भी भेजा, और फिर उसको सूचना मिलती है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कृत्य हुआ है। कल्पना से बाहर है अपन लोगों के कि उस परिवार के ऊपर कितना बड़ा कहर टूट पड़ता है। अब देखिए, समाज को जोड़ने से मेरा आशय सिर्फ ये है कि जब हम अपने लिए इतना पीड़ित होते हैं तो दूसरों के, मतलब इंटायर सोसाइटी के लिए अपने को समाज में एक बहुत अच्छी तरह से जन जागरण पैदा होना चाहिए। सेकंड नंबर ये है कि पुलिस को इस तरह की जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसके लिए पुलिस का एक सिस्टम होता है सूचना संकलन।
तो हम जब ये सूचना संकलन से पता कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सा अपराधी किस तरह की गतिविधियां संचालित कर रहा है, तो एक ये वाला भी सिस्टम संचालित करने वाले जो अपराधी हैं उन पे भी बहुत बारीक नजर होना चाहिए। देखिए, इस तरह की घटना जब हो चुकी होती है तो बहुत सी ऐसी दुखद घटनाएं भी होती हैं कि वो महिलाएं, वो बच्चियां सुसाइड कर लेती हैं, उनके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो अगर प्रिवेंशन हो जाए पुलिस और समाज के द्वारा तो वो बेहतर है। और आगे आने वाला समय जो है, अगर इसमें सख्त कदम नहीं उठाए गए तो देखिए, कोई भी अपराधी जब साधारण तरह से उसको अपराध करने की क्षमता जो उसकी होती है, उसको मौका मिलता है तो वो और आगे कदम बढ़ाता है। जो भी अपराधी होगा, आपने अभी मान लीजिए 4-6 लोगों को अरेस्ट किया, उनको आप जेल भेजेंगे, कार्रवाई करेंगे, पर जो क्राउड है अपराध करने की, तो उस पूरे क्राउड पे निगाह रखनी होगी आपको। उस क्राउड पे निगाह रखने के लिए सिर्फ समाज में अगर चेतना पैदा हो जाए तो हम पुलिस को भी उसमें सपोर्ट कर सकते हैं और पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत सही बात कही डीएसपी सर आपने कि समाज को अब जागरूक होना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी नहीं है, अब उन माता पिताओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये बात इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो टीआईटी कॉलेज में हुआ और हमने देखा, उसमें वो सारे लोग, कोई बिहार के थे, कोई कोलकाता के थे, मध्य प्रदेश के रेपिस्ट नहीं थे वो लोग, वो अलग अलग राज्यों के थे जहां लड़कियों को फुसलाया जा रहा था, बहलाया जा रहा था। इसलिए उन माँ बापों को भी समझना होगा कि जो बेटियों को बाहर भेज रहे हैं, क्या वो उनसे पूछ रहे हैं कि वो पढ़ाई कितनी कर रही है, क्योंकि वो बेटियां भी वहां जाकर नशे का शिकार हो रही थी। और साधना न्यूज लगातार इस पर काम भी कर रहा है। लेकिन अब मेरे साथ कांग्रेस से प्रतिभा जी मौजूद है। प्रतिभा जी, सवाल पहले ये है कि भोपाल में विधायक आरिफ मसूद इस बात को कहते हैं, बहुत ही जिम्मेदार विधायक माने जाते हैं, उसके बाद वो इस बात को उठाते हैं कि धर्म और जाति से जोड़ना सरासर गलत है, जानबूझकर शहर का माहौल खराब किया जा रहा है। आपको लगता है कि शहर का माहौल खराब किया जा रहा है? यहाँ पर 6-7 बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी चीजें होती है, इतना पूरा देश आक्रोशित है और आरिफ मसूद विधायक इस बात को कह रहे हैं कि माहौल खराब किया जा रहा है, एक धर्म पर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं। बाकायदा एफआईआर में ये लिखाया गया है मैडम कि वो मुस्लिम लड़के थे जिन्होंने मुस्लिम से हिंदू बनकर के नाम को परिवर्तित किया और उसके बाद उन हिंदू लड़कियों को फंसाया गया है। इसमें ऐसे बयान किस हद तक सही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने भी उनका वक्तव्य सुना है, माननीय विधायक जी का। उन्होंने ये कहा है कि बच्चियां हमारी भी है, बच्ची किसी भी धर्म की हो, चाहे अल्पसंख्यक हो या अन्य वर्ग की हो, बच्चियां हमारी भी है, हमें भी उस चीज की तकलीफ है। तो इसको ये न माना जाए कि धर्म विशेष की वो बात कर रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के अपराधी हो, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। उन्होंने मांग करी है कि जो अपराधी है उसको ढूंढा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसी सजा मिले कि आइंदा से कोई भी व्यक्ति इस तरीके का अपराध करने के बारे में सोचे भी ना। क्योंकि इस तरीके के जो लोग होते हैं विकृत मानसिकता से ग्रसित होते हैं कि जो समाज और परिवार पे बहुत बड़ा धब्बा होते हैं। तो इससे न केवल उनके परिवार का, समाज का, धर्म का नाम खराब करते हैं। कोई भी धर्म इस तरीके की बात नहीं सिखाता कि गलत कार्य करे जाए। हम दुनिया के किसी भी धर्म की बात कर ले, हमेशा अच्छाई और सच्चाई की बात सिखाई गई है। तो इस तरीके के जो अपराधी है, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वो गलत बात भी कहेंगे, तो उनकी बात पे क्यों ध्यान दिया जाए, जबकि हम सब जानते हैं कि हर धर्म हमें अच्छाई की बात सिखाता है। तो ये जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं जो आकर इस तरीके का माहौल बिगाड़ रहे हैं प्रदेश में, ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं, अपराधी लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं और एक धर्म विशेष को उनके कारण टारगेट किया जा रहा है। बात यहाँ की धर्म विशेष को फिर आप वही बात कह रही है, धर्म विशेष को कहाँ टारगेट किया जा रहा है? यहाँ तो खुले पे कहा गया ना, यहाँ पे तो नाम है, फरहान है, साहिल खान है। जी 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 ये सब धर्म विशेष की बात ये है कि अपराधी अपराधी है। अब वो उसमें से अल्पसंख्यक निकल गए तो भी वो अपराधी है, अगर अल्पसंख्यक न होते तो भी वो अपराधी होते। पर ये कहने में कोई परहेज है क्या मैडम? ये कहने में कोई परहेज है क्या कि वो फरहान था, वो अबरार था, वो अली था? इस कहने में क्या परहेज है? ये तो आप भी देखिए, नाम तो आपको लेना पड़ेगा। नाम जो भी जाति धर्म का है, नाम तो आपको लेना पड़ेगा। आप उस जड़ में जाइए कि जो बच्चियों को टारगेट किया गया
वो कहाँ से आएंगी? भोपाल के आसपास के गांवों और शहरों से वो एजुकेशन लेने के लिए आ रही। भोपाल में वो हॉस्टल में रहती है, वो रूम लेके रहती है। तो इसका ये देखिए आप कि इसका असर कैसे हुआ, कैसे इन अपराधियों ने उन लड़कियों को फंसाने के लिए जाल बुना, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का कोई रोक टोक नहीं था, किसी सामाजिक दबाव नहीं था, वो बिल्कुल फ्री थी, अपने स्वतंत्र रूप से वो कॉलेज जा रही है, घर अपने रूम पे रह रही है, हॉस्टल में रह रही है, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर उनके कोई भी कॉलेज का स्टूडेंट हो या अन्य व्यक्ति हो, उनसे अगर वो दोस्ती करता है, पार्टी में बुलाता है या जो भी होता है, तो वो आसानी से चली जाती है। उनके ऊपर ध्यान रखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समाज और परिवार की जिम्मेदारी भी बनती है कि न केवल लड़कों को और लड़कियों को, दोनों की इस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो अलर्ट रहे कि किस तरह का माहौल है। और बात आती है नशे की, तो नशा न केवल शराब से हो रहा है, नशा तो चाय में भी बच्चों को नशे की दवाई प्रोवाइड की जा रही है। तो आप कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे? बात सरकार की आती है, कानून व्यवस्था की आती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आप देखिए, पुलिस को थाने में घुस के गोली मार दी जाती है, कभी पुलिस पत्रकारों को चप्पल से पिटाई कर देती है, कभी पुलिस के साथ मारपीट हो जाती है। तो कानून व्यवस्था तो बची नहीं, तो फिर ये जो अपराधी है तो बेफिक्र होकर अपने जो भी षड्यंत्र है उसको वो अंजाम देंगे ही सही। और बात ये होती है कि अगर इस तरीके का कारोबार, नशे का जो जाल भोपाल में फैला हुआ, राजधानी में फैला हुआ, सरकार की नाक के नीचे ये बाहर से आए हुए लोग इस तरीके का माहौल बना रहे हैं, तो इसका सरकार को क्या पता नहीं था? क्या पुलिस थानों को पता नहीं था? आप पान की, चाय की, खाने पीने की, नाश्ते की दुकानें आप रात 11 बजे तक बंद करवा देते। तो ये नाइट क्लब और कैंपस क्यों चल रहे हैं? इनको लाइसेंस क्यों नहीं रख किया गया? पुलिस क्या चौकीदारी कर रही है? रात भर ये कैंपस और नाइट क्लब चल रहे हैं। तो ये संस्कृति कैसा डेवलप हो गई? नाइट क्लब और कैंपस वाली, डांस क्लब वगैरह, ये क्यों चल रहे? आपने क्यों शय दिया? और कौन लोग हैं जो इनसे जुड़े हैं और इनको बिल्कुल डर नहीं है? किसका संरक्षण प्राप्त है इनको? भाई कुछ न सरकार को देखनी चाहिए और सरकार को पता लगाना चाहिए कि ये जो नाइट क्लब वाले मालिक है या जो भी लोग हैं, इनके तार किन सफेद पोशाकधारी। ठीक है, बड़ा आरोप आप लगा रही हैं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये इनका। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इसके साथ ही मेरे साथ न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी मौजूद है। सर, हमने हाल ही में देखा कि इंदौर में एक बड़ा पोस्टर लगा, उसमें लिखा गया था कि व्यापार अब धर्म के नाम पर, मतलब अब पूछा जाएगा कि आपका धर्म क्या है। और वाकई ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। अब जिस तरीके से देश आक्रोशित है, जिस तरीके से ये चीजें लगातार सामने आ रही है, इसको लेकर के ये सवाल तो पूछना जरूरी है कि सरकारें क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या कर रहा है। अगर इतने रेप लगातार हो रहे, क्योंकि जीतू पटवारी ने भी सर इस पर एक बयान दिया था और कहा था कि मध्य प्रदेश सबसे टॉप फर्स्ट में आता है रेप की लिस्ट में। महिलाओं के साथ अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो मध्य प्रदेश में सारा सुरक्षित नहीं है। पंकज सर, क्या कहेंगे आप? देखिए मेघा जी, बहुत अच्छी डिबेट चल रही है और बहुत ही प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं और अपनी बात भी बहुत अच्छी तरह से मैं सुन रहा था लगातार। लेकिन मुझे लगता है कि इसे बहुत समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। देखिए, जिस तरह के अपराधों की हम बात कर रहे हैं, हम अगर रेप की बात करें, हम महिलाओं को अपमानित करने की बात करें या लव जिहाद जैसी हम बात करें, देखिए हम किसी भी युग में देख लें, महिलाओं के साथ में अत्याचार हमेशा हुआ। हम द्वापर की बात करें, त्रेता युग की बात करें, हर युग में ऐसा होता रहा है। हम द्रौपदी की बात करें, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया। हम बात करें सीता जी की, सीता जी को जो है रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। तो विडंबना ये है कि आज हजारों साल के बाद में भी, एक आधुनिक सभ्यता के बाद में भी, ये सब वैसा का वैसा ही लगातार चल रहा है और हम ठगे हुए देख रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि इससे बहुत समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। हमें मूल रूप से परिवार से शुरुआत करनी होगी। यदि हम हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को शिक्षा दें सही तरह से, हम अपने बच्चों को मैच्योर बनाएं, जैसा प्रतिभा जी ने भी कहा, परमार साहब ने भी कहा, उषा जी ने भी कहा, यदि एक लड़की मैच्योर है, एक समझदार है, वो दुनिया में कहीं भी चली जाए, वो किसी भी नाइट क्लब में चली जाए, वो रात में घूम रही हो, यदि वो मजबूत है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। उसे पता है कि किस तरह से
पुलिस को सूचित करना है, किस तरह से संवाद करना है, किस तरह से रहना है, उसका रहन सहन क्या होना चाहिए। शुरुआत परिवार से ही होती है कि शायद कहीं न कहीं अभी भी हम चूक रहे हैं अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए। जो लड़के इस तरह के काम कर रहे हैं और जो लव जिहाद जो शब्द आ रहा है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, एक परिवार की जिम्मेदारी है कि अपने लड़कों को शिक्षित करें, उन्हें बताएं कि महिलाएं क्या होती है, महिलाओं का सम्मान कैसे किया जाता है। तो जिसका नाम आप ले रही है, जिसने भोपाल में जो ये कांड किया है इन 3-4 लड़कों ने, उसमें एक जो मुस्लिम नाम है, वो उसके बारे में पढ़ा गया, सुना गया कि वो अपनी बहनों को बहुत प्रोटेक्ट करता था और कहता था कि बाहर के लोग जो है बहुत खराब हैं, उनसे बच के रहो, उनसे बात करने में आप परहेज करो, और जब बात करो तो अब समझ में आना चाहिए कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। वो अपने परिवार को समझा रहा है, अपनी बहनों को समझा रहा है, लेकिन दूसरे परिवार की बच्चियों के साथ में गलत कर रहा है। ये कैसा दो मुहापन है? ये हमारे समाज का दो मुहापन है, ये अशिक्षा है जिस पर हम अभी तक काम नहीं कर पाए। और जो प्रश्न आपने उठाया, जिस होर्डिंग की आपने बात की, मुझे लगता है देखिए, ये जो घटना हुई, पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद में आप सुनिए मोदी जी को, क्या मोदी जी ने कभी ये कहा कि हिंदू मुस्लिम पर बात करनी है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करना है, या अमित शाह ने ये बात कही, या वो उस जो सैनिक की जो पत्नी जिसने अपना पति खो दिया, वो तो साफ तौर पर कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि हिंदू मुस्लिम के बीच में इस ढंग की कोई बातचीत हो। और तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन है जो इस ढंग की बात कर रहा है? समाज में हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, हम सब एक साथ में रह रहे हैं। ये अलग बात है कि लव जिहाद जैसी बात हो रही है, कुछ लोग हैं ऐसे जिसमें जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को पकड़कर सबक सिखाएं। अगर लव जिहाद है तो क्यों नहीं अभी तक उस व्यक्ति को पकड़ा गया जो इस पूरे तंत्र के पीछे व्यक्ति है? हम जब भी किसी घटनाक्रम होते हैं हम लव जिहाद की बात करते हैं, आप क्यों नहीं उस सरगना को पकड़ सकते? क्या वो वाकई सरगना कोई है? अगर तो उसे पकड़िए, उसको समाज के सामने लेकर आइए कि ये व्यक्ति है जो लगातार इस ढंग के षड्यंत्र कर रहा है और इस तरह से युवाओं को बहका रहा है। शायद हमारा तंत्र कमजोर है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और जब घटनाक्रम होता है तो हम उस पर पिल पड़ते हैं। मैं कहना ही चाहूंगा कि ये पारिवारिक जिम्मेदारी है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है। जैसा कि उषा जी ने कहा कि समाज में आसपास जो हो रहा है, किसी कोचिंग क्लास में हो रहा है, किसी टेलीशॉपिंग पर हो रहा है, किसी रेस्टोरेंट में हो रहा है, किसी नाइट क्लब में हो रहा है, वहां के आसपास के लोग क्या देख नहीं रहे? देख रहे हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर रहे हैं, वो उनका कोई सरोकार नहीं है इस बात से। इसका मतलब ये कि हम सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार नहीं है। तीसरी बात आती है राजनीतिक रूप से, कि जब सब कुछ हो रहा है, प्रशासन आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ, ताकत आपके हाथ में, तो उन लोगों तक पहुंचिए, उन लोगों को इस तरह सजा दीजिए ताकि इतिहास बन जाए और कोई ऐसा व्यक्ति जो है सामने आ ही नहीं पाए। मुझे लगता है कि बहुत समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। अगर हम संकुचित मानसिकता के साथ बात करेंगे तो हम आज से 5 साल बाद भी इस तरह की डिबेट कर रहे होंगे, और तब भी हम कोई हल निकाल कर नहीं ला पाएंगे। यदि हम हल चाहते हैं तो हमें शिक्षा पर काम करना होगा, हमें सामाजिक और पारिवारिक जागरूकता पर काम करना होगा, तभी शायद मेघा जी हम इस पर कोई तर्कसंगत बात कर पाएंगे, किसी परिणाम तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पंकज सर ने कही कि हमको वाकई बहुत ही मजबूती के साथ समाज को खड़े होना होगा। ये सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो उसको पूर्ण रूप से शायद निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। और वाकई ये तो सही है, बीएस परिहार जी के पास जाना चाहूंगी। सर, ये तो सही है, जब फरहान पकड़ाया तो उसने पैर में गोली लगी और अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसने एक बड़ी बात कही सर, पकड़ाने के बाद भी वो एक बात कह रहा था कि मुस्लिम में ये सब करना सवाब का काम होता है, डर नहीं है अभी भी। तो ये डर कैसे पैदा होगा? क्या कानून लचीला हो गया है? क्योंकि ये होते होते भी हमने देखा दतिया में एक बड़ा कांड हो गया, हमने इसके पहले उज्जैन में आज से 1.5 साल पहले देखा कि एक छोटी बच्ची आ रही थी। तो ये रुक तो नहीं रहा, जैसा पंकज सर ने भी कहा कि हम सालों साल फिर बात करते रहेंगे, पर ये रुकेगा कैसे? ये जिम्मेदारी कौन तय करेगा? मैडम, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घटना भोपाल की है जिसपे अपन लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति जाति विशेष के व्यक्ति को अगर किसी अपनी जात की ही लड़की से संबंध बनाना है तो उसको नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा, और अगर नाम नहीं बदलना पड़ेगा तो समाज में उतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जो अभी अपने बीच में एक बात ये आई कि उसको बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा पुलिस ऑफिसर से ये आग्रह रहेगा
कि इन्वेस्टिगेशन इस तरह के केसों में मर्डर से भी ज्यादा गंभीरता से इसका विवेचना होना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी जाति क्यों बदली। भाई, अपनी जाति बदल के हम किसी से संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब मुझे पता है कि अगर हमारी जाति रहेगी तो सामने वाला हमसे संबंध नहीं बनाएगा। ये मुद्दे की बात है जिस पे अभी थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस पर से आक्रोश है समाज में, पॉलिटिशियन में इस बात का आक्रोश है कि जात विशेष के लोगों ने अपना नाम बदल के ऐसा क्यों किया। अब आपने जो कहा कि सोसाइटी में इसका कैसे सख्ती से हो पालन, हमेशा जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस भी बहुत सारे ऐसे प्रयोग फटाफट करती है। और जहां तक सवाल है कि उसके पैर में गोली भी लगी, गोली लगना इटसेल्फ कोई सजा नहीं है। ये एक समाज के सामने एक उदाहरण है कि हम बहुत सख्ती से काम कर रहे हैं और उस धरपकड़ में उसको गोली भी लग गई। समाज के सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण ये प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी में हम अपने बच्चियों को, महिलाओं को, जैसे सर ने कहा, पंकज सर ने, कि त्रेता से लेके द्वापर से लेके आज कलयुग में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, हर युग में महिलाओं के साथ अपराध हुए पर न्याय मिला, कहीं न्याय दिखा नहीं, पर न्याय की बात हर युग में हुई है। आज हमारे सामने जब कोई अपराध होता है तो अगर 4 लोग उन महिलाओं के साथ खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से कुछ लोग प्रतिकार करने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि पुलिस महकमे को इतना स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन का पावर होना चाहिए और इतनी कानूनी संरचना मजबूत होना चाहिए कि इस तरह के जब अपराध होते हैं तो उसको बहुत गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और न्याय प्रणाली भी उसमें इतना सख्ती से सजा देने के लिए सक्षम रहे। सेकंड, सोसाइटी के जन जागरण का जहां तक सवाल है, आपको जब चुनाव में वोट लेना होता है तो जगह जगह पोस्टर बैनर लगाते हैं और इतना सारा पैसा खर्च करते हैं और चुनाव कितने व्यापक तरीके से कराया जाता है। क्या ये जो अपराध हो रहे हैं ये प्राथमिकता नहीं है? इसके लिए पोस्टर बैनर लगा के पूरे सामाजिक सरकारी तंत्र को प्रचार प्रसार करके जनता के सामने इसको नहीं रखना चाहिए? क्या हमारा जो सरकारी तंत्र है इतना कमजोर हो गया है कि हम समाज में जन जागरण पे एक स्टेटमेंट देने से जन जागरण नहीं होता है कि हम ऐसा भी कर देंगे, वैसा भी कर देंगे, कोई कुछ नहीं करता है। आज का स्टेटमेंट 4 दिन बाद उससे बड़ी कोई लाइन खिंच जाएगी, उसमें लग जाएंगे लोग। भाई, मैंने उदाहरण दिया जो चुनाव का, चुनाव में हमको अपनी कुर्सी की बात रहती है, तब तो हम सारा सिस्टम लगा देते हैं। चुनाव के समय कोई बजट की जरूरत नहीं होती और इस तरह का अपराध जब समाज में होता है तो क्यों इतना बड़ा जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम जागृत क्यों नहीं करते हैं? जागृत करने में जब समाज के अलावा सरकारी तंत्र भी लगेगा और साथ में हम समाज को जागृत करेंगे तो इस तरह की घटनाओं में रोक लगेगा। कुछ दिन पहले जब चुनाव हुए थे, आप लोगों ने सुना हुआ कि साहब वो मशीन से नहीं वोट होना चाहिए, एक पर्चे से वोट होता था वही होना चाहिए। उसमें तो आप इस तरह की छोटी छोटी बातें करते हैं। तो इसमें जब किस तरह के अपराध होते हैं तो इसमें भी बारीकी से देखना चाहिए कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, आपने कहा कि कोई लड़की आगरा की थी, कोई कलकत्ता की थी, कोई कहीं की थी। इस तरह के अपराध में अपराधी को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर लोकल लड़कियों के साथ हम इस तरह की घटना करेंगे तो मजबूती से लोग मेरे सामने खड़े होंगे, उसके माता पिता। अगर कलकत्ता का आदमी अपनी लड़की के लिए लड़ने आपके भोपाल में आएगा तो वो इतनी मजबूती से नहीं लड़ सकता। तो ये भी एक उद्देश्य था, इस तरह के क्राइम को मजबूती से करने के लिए अपराधी का एक उद्देश्य था। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करके जब बाहर की लड़कियों को इन्वॉल्व किया जाता है तो ये मान के चलिए कि उनके परिवार वाले उस अपराधी से इस कोर्ट में जहां ये केस चलेगा बिल्कुल उतना मजबूती से लड़ नहीं पाएंगे, उतनी मजबूती से सजा नहीं दिला पाएंगे। तो अब समाज को जागृत करना, अपने सिस्टम को जागृत करना, सरकारी तंत्र को थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। सरकारी तंत्रों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और वाकई सरकार जिस तरीके से बैनर पोस्टर लगवा के चुनाव के प्रचार प्रसार करती है, बिल्कुल सही है सर कि इस तरीके के प्रचार प्रसार अगर किए जाएंगे तो हम बहुत हद तक बेटियों को सुरक्षित कर पाएंगे। लेकिन वही मेरा अगला सवाल अब वापस उषा खरे मैम से। मैम, आपने बहुत काम किया है, सोशल एक्टिविटीज ने, और उसके बाद आप प्राचार्य रही हैं, आपने देखा है छोटी छोटी बच्चियों को, आप एक माँ भी हैं। आप बताइए कि आज बेटियों को भी ये समझाने की आवश्यकता है ना कि अगर बेटियों को माँ बाप बाहर भेजते हैं तो वो गांजे का नशे का शिकार हो रही। हमने भोपाल में कई लोगों को ट्रैप किया है मैडम, ऐसा जो गांजा पी रही है, दारू पी रही है, पार्टी कर रही है, और वाकई बेटों को भी सिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए अब की बेटियों से कैसे व्यवहार किया जाए। ऐसा पंकज सर ने बताया कि जो फरहान था उसको ये पता था कि अपनी बहन को कैसे सुरक्षित रखना है, पर उसको ये नहीं पता था कि वो कॉलेज की लड़की को कैसे सुरक्षित रखना है। तो ये माता पिता की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के माता पिता कहीं ना कहीं खुद इतने बिजी हो गए। इसका सबसे बड़ा कारण मैम ये भी है कि सोशल वायरल पे, इंस्टाग्राम पे जो रील आती है, 40 सेकंड की रील देख के वो एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिविटीज जो ये लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आज के माता पिता बच्चों को शायद समय कम दे रहे हैं, संस्कार कम दे रहे हैं, तो लड़कियां बाहर से आके भी नशे का शिकार हो रही है। आपकी क्या राय? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि मैं एक शिक्षिका, प्राचार्य 14 साल तक लगातार जहांगीराबाद हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं प्राचार्य थी, घनी बस्ती के बीच में, जहां आसपास बहुत सारी कोचिंग थी और बहुत ही संवेदनशीलता वाला हमेशा माहौल रहता था। ऐसे जगह मैंने 200-250 बच्चियों से बढ़ाकर 1400 लड़कियां स्कूल के अंदर दाखिला दिलाया था सरकारी स्कूल में, और उनके प्रोटेक्शन, उनके संस्कार, उनके लिए करियर काउंसलिंग और सोशल काउंसलिंग की जिम्मेदारी मैं खुद उठाती थी। प्राचार्य की भूमिका में रहते हुए भी मैं क्लास में जाके बच्चों की आबो हवा, उनके मनोदशा, उनसे हर तरह की डिस्कशन करते थे। पुलिस वालों को भी हम लोग बुलाते थे समय समय पर, उनसे भी काउंसलिंग करवाते थे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि हम किसी भी अगर एरिया में जॉब कर रहे हैं या सोशल एक्टिविस्ट है या फिर हम बीइंग ए मदर फादर है, तो हमको इन सारी चीजों पर चर्चा करनी बहुत अधिक आवश्यक है। बच्चियों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने से लेकर मतलब जागरूक होने से लेकर इस तरह की एक्टिविटी है। मैं तो आपको बताऊंगी कि सिर्फ इन हरकतों की जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद से मैंने कम से कम 1000 छात्राओं को डिफरेंट बैच में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलाया था। तो हम लोगों ने तो हम इतनी सारी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिला चुके, सोशल मीडिया के दुष्परिणाम बता चुके, फेसबुक से और इस तरह इंस्टाग्राम से दूर रहने की बात है कि बेटा आपको माता पिता ने जिस काम को भेजा है आप पहले उस काम को करिए, उसके बाद जीवन पड़ा है आपको फालतू कामों में लगने के लिए। तो इस तरह की काउंसलिंग हम लोगों ने स्कूलों में की है। अब पुनः इस बात की आवश्यकता आ गई है कि हम सख्ती से इन सब चीजों पर निगरानी रखें कि हमारी छात्राएं कहीं खुद तो नहीं किसी को मतलब किसी गलत उसमें फंसती जा रही है या फिर ध्यान नहीं दे रही है या किसी आकर्षण में या किसी लालच में, किसी दबाव में इस तरह की उसमें मतलब प्रवेश करती जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना ये मुद्दा भाजपा का है, न सरकार का है, न उसका है। यहाँ पर ये टोटल सभी पार्टियों के लोगों को आगे आना चाहिए और सामाजिक हित में इस तरह के काम करने चाहिए। और वर्ग विशेष की अगर जहाँ तक बात करें तो ये समय समय की बात रहती है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती है तो उस समय किस वर्ग के लोग ज्यादा मतलब पकड़ में आए हैं। तो अभी फिलहाल कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि जैसे मैं जहांगीराबाद के क्षेत्र में थी या शाहजहानाबाद, तो वहाँ के जो लड़के हैं किसी के माध्यम से हम लोगों को पता चला कि नहीं हम लोगों को तो मतलब यानी ये हमारे धर्म में हराम नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है। तो इन सब चीजों पर भी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। अगर ये भ्रांतियां हैं या ये गलत फैल रहा है या इसको किसी भी रूप में प्रसारित किया जा रहा है, इन सब पर लगाम लगानी होगी। सारी माताओं को जागरूक करना होगा। हर स्कूल में एक अभिभावक क्लब बनाकर पेरेंट टीचर मीटिंग में सारे माता पिता को बुलाकर इस मुद्दे पर खाली बच्चे की कॉपी न दिखाएं,
खाली बच्चे का रिजल्ट ना दिखाएं, इस मुद्दे पर भी बात करें कि आप अपने घरों में देख रहे हैं कि बच्चा आपका, जिसको आपने बहुत महंगा सा मोबाइल दिलाया है पढ़ाई करने के लिए, आप उसकी गहराई में जाइए, उसको समझिए, देखिए। तो कुल मिला के टोटल ये है कि इस समय हाईली पूरा देश इस समय तनाव में है, बॉर्डर हमारी इनसिक्योर हो रही है, इतना बड़ा पहलगाम में हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, और अगर ये छोटे छोटे हमले ऐसे हमारी छात्राओं पर, बच्चियों पर होते रहे तो मान के चलिए कि कितना असंतुलन पैदा होगा, और इस असंतुलन का स्वरूप विकृत होकर कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को जन्म देगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो एक अपराध मुक्त मध्य प्रदेश, अपराध मुक्त भोपाल की दिशा में हम सब लोगों को आगे आना चाहिए, सबको सम्मिलित प्रयास करने चाहिए, और बहुत अच्छी बातें चैनल के माध्यम से या जो भी उठाई जा रही हैं, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करेंगे, और इन पर जितना भी आप चर्चा करा सके आप कराइए, कई सत्रों में कराइए, छात्राओं को भी बिठाइए, उनकी माताओं को भी बिठाइए, समय समय पर ये सारी बातें प्रसारित होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है मैम आपने कही। साधना न्यूज चैनल हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि किस तरीके से वो नशे से लोगों को दूर कर सके, किस तरीके से समाज में हो रहे मुद्दों को सरकार तक पहुंचा सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।